Hello everyone, this is शैली गुलाटी. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर. कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? और फर्स्ट क्लास आज की क्लास के लिए रेडी हो या नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो. उम्मीद करूँगी रेडी ही होगे. और काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में. काफ़ी सारी क्लासेस हम कर चुके हैं, डिस्कशन हो चुका है काफ़ी सारे टॉपिक पे. और सारे टॉपिक्स जितने भी हमने, चाहे फर्स्ट क्लास से लेके अभी तक जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, डिस्कस किए हैं, चाहे थ्योरी हो, एग्जाम्पल्स हो, हर एक एग्जाम्पल भी इम्पॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि हम किसी टॉपिक को हल्के में ले लें कि इससे क्या ही क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं. कंपटीशन लेवल है. किसी टॉपिक को, इवन किसी एग्जाम्पल को भी प्लीज़ हल्के में मत लो. और नोट्स प्लीज़ साथ साथ बनाते चलिए. कई बार मैं आपको बोल चुकी हूँ, फिर से कह रही हूँ, क्लास स्किप हो गई हो तो प्लीज़ अटेंड कर लेना. ग्रेड डोर पर प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है. चाहे आप एलटी ग्रेड के लर्नर हो, चाहे सीटेट के, सब क्लासेस आपको मिलेंगी उस पर. और किसी क्लास में अगर कोई कन्फ्यूज़न है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. और कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ और कन्फ्यूज़न दूर कर सकूँ. प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी, फिर से कहूँगी अटेंड कर लेना, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है. तो क्या होता है ना, पहले वाली चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो आगे की चीज़ें कैसे कनेक्ट कर पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे. तो प्लीज़ क्लासेस अटेंड कर लीजिएगा. कल हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं. देखते हैं किसके बारे में. वैसे मैंने बताया था आज हम पढ़ेंगे वाइट ब्लड सेल्स के बारे में. कल हमने रेड ब्लड सेल्स की बात करी थी, वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात करी थी, और भी बहुत कुछ पढ़ा था. क्लास अटेंड कर लीजिएगा. तो भाई आपके WBC, जिन्हें हम लिकोसाइट्स भी कहते हैं, और WBC फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, वाइट ब्लड सेल्स. ये क्या होते हैं? कलरलेस सेल होते हैं ब्लड के, है ना. WBC आर कलरलेस सेल्स ऑफ ब्लड. ये खून के क्या होते हैं? कलरलेस सेल्स होते हैं, है ना. कोई रंग नहीं होता है, ये कलरलेस होते हैं. मेन फंक्शन है इनका डिफेंस. ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को बैक्टीरिया से, वायरस से, जर्म से, कीटाणु और जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उससे हमें बचाते हैं. नॉर्मल अगर हम बात करें इसके काउंट की, तो 5000 से लेके 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होते हैं ऑफ ब्लड. क्लियर है? बताओ 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 बताओ. इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? ये क्या करते हैं? इनका मुख्य काम ही क्या है? हमारे शरीर की रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना, चाहे जर्म्स से हो, चाहे बैक्टीरिया से, चाहे वायरस से, या कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस से. ये करते हैं हमारे शरीर की रक्षा. चलो, अब बारी आ जाती है एबनॉर्मल कंडीशंस ऑफ WBC की एबनॉर्मल कंडीशंस के बारे में पढ़ने की. और फिर से कह रही हूँ, नोट्स बनाते चलो, कॉपी पेन लेके बैठा करो क्लास के टाइम. तो असामान्य स्थितियों के बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहले आ जाता है आपका ल्यूकोसाइटोसिस. कब होता है? देखो इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है ये. व्हेन वाइट ब्लड सेल काउंट बिकम्स मोर देन 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर. जब जो आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं क्या हो जाएंगे? ये इनकी जो संख्या है 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाती है. क्लियर है ना. ऐसा कब होता है? ऐसा होता है आपके संक्रमण में, इन्फेक्शंस में, जैसे निमोनिया हो गया, टीबी हो गया, अपेंडिटिक्स हो गया. तो इन सब में ये देखने को मिलती है कंडीशन. क्लियर हो गया आपका लिकोसाइटोसिस. इसमें क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स की जो काउंट है, जो संख्या है, वो 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर से ज़्यादा होता है. क्लियर है? ज़्यादा हो जाती है. और ये कब देखने को मिलता है? इन्फेक्शंस में, चाहे निमोनिया हो गया आपका, चाहे हो गया आपका टीबी, या हो गया आपका अपेंडिक्स. नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. हर एक टॉपिक को सीरियस लेके हमें पढ़ना है. चलो, नेक्स्ट आ जाता है हमारा अब नॉर्मल कंडीशन में ल्यूकोसाइटोपेनिया. यहाँ पे पेन ले लेती हूँ, क्योंकि पेन लेना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ हो गई है थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक. यहाँ पे प्रॉपर वे में लिख देती हूँ आपको. ल्यूकोसाइटोपेनिया ये करेक्ट स्पेलिंग है, वो बाय मिस्टेक थोड़ी सी गलत हो गई, कट कर दिया मैंने. और नोट कर लीजिए ये वाली स्पेलिंग. इसमें क्या होता है? इसमें जो वाइट ब्लड सेल होते हैं वो 5000 पर क्यूबिक मिलीमीटर से क्या होते हैं? कम हो जाते हैं. ये कब होता है? टाइफाइड में, वायरल फीवर में, रेडिएशन एक्सपोजर में, इन सब चीज़ों में ये देखने को मिलता है. जब WBC यानी आपके वाइट ब्लड सेल की संख्या 5000 पर क्यूबिक मिलीमीटर से कम हो जाती है.
यहाँ तक की बात समझ आई? ये सब कब होता है? टाइफाइड, वायरल फीवर हो गया, रेडिएशन एक्सपोजर, इन सब में होता है। देन आ जाता है आपका थर्ड, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया, abnormal and uncontrolled multiplication of WBC। यहाँ पे रुक जाओ, पेन ले लेती हूँ ताकि साथ साथ कंफ्यूज नहीं हो। इसमें क्या होता है? WBC का एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड बढ़ना। हिंदी में हम क्या कहेंगे, यहाँ लिख देती हूँ। WBC का एबनॉर्मल यानी असामान्य, और अनकंट्रोल्ड यानी अनियंत्रित। बढ़ना। इसमें क्या होता है? जो ब्लड है वो वाइट सा दिखने लगता है, सफ़ेद सा दिखने लगता है। किस वजह से? ज़्यादा WBC होने की वजह से ब्लड जो होता है वो सफ़ेद दिखने लगता है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ नोट कर लीजिए। सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है अपने आप में, जल्दी से नोट कर लीजिए। क्योंकि WBC बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इस वजह से जो ब्लड है वो सफ़ेद सा दिखने लगता है, वाइटिश हो जाता है। बढ़ा जाए आगे या नहीं? बढ़े? चलो अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ WBC ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सबसे पहले आ गया आपका क्या? ग्रैन्युलोसाइट्स। WBC हैविंग ग्रैन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म एंड इर्रेगुलर न्यूक्लियस। ये जो होते हैं ना, दो प्रकार हो गए आपके WBC के, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बेसिस पे, यानी इनके आधार पे। तो इनमें क्या होता है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स की। तो इसमें क्या होता है? जिनके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? ग्रैन्यूल्स यानी दाने। दाने होते हैं, दाने हो गए आपके जैसे ग्रैन्यूल्स, लिख देती हूँ यहाँ। और इर्रेगुलर न्यूक्लियस होता है, या हम कह सकते हैं लोब्ड न्यूक्लियस होता है। और नाभिक कह सकते हो न्यूक्लियस। क्या होगा? लोब वाला होता है या खंडित होता है, ये भी कह सकते हो। खंडित या लोब वाला होता है। नोट कर लीजिए ग्रैन्युलोसाइट्स क्या हैं, जिनके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? ग्रैन्यूल्स होते हैं, यानी दाने होते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? इर्रेगुलर होगा, या हम कह सकते हो लोब्ड होता है। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बताओ। नेक्स्ट हो जाता है आपका ग्रैनुलोसाइट्स। इसमें क्या होंगे? जो वाइट ब्लड सेल हो गए उसमें कोई भी ग्रैन्यूल्स नहीं होते, साइटोप्लाज्म में कोई दाने नहीं होते। और न्यूक्लियस शेप्ड कैसी होती है? बीन जैसी होती है, रेगुलर बीन शेप्ड न्यूक्लियस होता है, और ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं इसमें। क्लियर है इतनी बात? बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। बढ़ा जाए आगे? चलो अब बारी आ जाती है, अब देख लेते हैं भाई प्रॉपर कितना, किसमें कितना पार्टीशन है परसेंटेज के अकॉर्डिंग। चलो बात करते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स की। टोटल RBC का कितना होगा? 65 to 70% होगा ये, ठीक है ना? 65 to 70% होगा। सबसे पहले इसमें क्या आ जाते हैं? जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आपके न्यूट्रोफिल्स, मोस्ट अबेंडेंट हैं, सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं। 60 to 65% ऑफ टोटल WBC, ठीक है? नोट कर लो, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, मोस्ट अमेंडेंट हैं। 3 से 5 क्या होंगे? लोब्स होंगे न्यूक्लियस में। फंक्शन क्या होगा? कार्य क्या होगा? काम क्या होगा? तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दे ईट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाय फैगोसाइट्स। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, पहले क्या करेंगे हम? कह सकते हैं रक्षा सैनिक। काम क्या होगा? पहले रक्षा सैनिक क्या करते हैं? ये सैनिक क्या करते हैं? जो बैक्टीरिया होता है उसको निगल लेते हैं, बैक्टीरिया को निगल कर नष्ट कर देते हैं, नष्ट करते हैं। लिखा भी है मैंने, दे ईट, निगल कर या डिस्ट्रॉय कर देते हैं बैक्टीरिया बाय
फैगोसाइटोसिस। अच्छा, स्टार्टिंग क्लासेस में हमने इसके बारे में बातचीत करी थी, फैगोसाइटोसिस के बारे में। स्टार्टिंग क्लासेस नहीं देखी हो ना तो प्लीज़ अटेंड करना। स्टार्टिंग क्लासेस में हमने सब कुछ डिटेल में पढ़ा था। क्लियर है? तो मोस्ट अबेंडेंट है, याद रखना, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका यूजोनोफिल्स, एसिडोफिल्स भी हम कहते हैं। ये होगा अबाउट 2 to 3% होगा। न्यूक्लियस होगा बाइलोब्ड, ठीक है ना, और 2 to 3% होगा आपका। याद रखना इसको। यूजोनोफिल्स, एसिडोफिल्स भी कहते हैं, एग्जाम में कुछ भी देखने को मिल सकता है। साइटोप्लाज्म रेड या आप कह सकते हो ऑरेंज ग्रेन्यूल्स होंगे। फंक्शन क्या होगा, ये एलर्जेंस को आपके पैरासाइट्स जो हो गए, वॉर्म्स जो हो गए, उन्हें डिस्ट्रॉय करना और एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करना, ये हो गया इसका काम। जल्दी से नोट कर लो। लाल नारंगी दाने होंगे यानी ग्रेन्यूल्स होंगे। क्लियर है या नहीं है बताओ? ये रक्षा करता है हमारी पैरासाइट से भी और एलर्जन से भी, कंट्रोल करता है ये एलर्जिक रिएक्शंस को। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा थर्ड वन, बेसोफिल्स। रेयरेस्ट होगा, ये होगा 0.5 to 1% ओनली, है ना। न्यूक्लियस क्या होगा, इरेगुलर होगा, ऐसे या यू शेप्ड में, ठीक है। रेयरेस्ट है, सबसे कम होगा ये, इरेगुलर होगा। और साइटोप्लाज्म डार्क ब्लू ग्रैन्यूल्स होंगे। फंक्शन क्या होगा, ये हिस्टामाइन, हेपारिन, सेरोटोनिन जो है वो सीक्रेट करेगा। कॉज इन्फ्लेमेशन एंड प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, इसको देख लेते हैं। हिस्टामिन, हेपारिन, हिस्टामाइन, हिस्टामिन, देन आ गया आपका हेपारिन, हेपारिन, सेरोटोनिन क्या करता है, सीक्रेट करता है यानी छोड़ते हैं, ठीक है ना। देन आ गया आपका सूजन कराते हैं यानी इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। और क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, यानी खून को जमने से रोकते हैं। ये भी लिख देती हूँ, खून को जमने से रोकते हैं। नोट कर लीजिए। किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो ना तो उसी टाइम कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछ लीजिएगा। और सीटेट की क्लासेस भी चल रही हैं, 1-2 क्लासेस रह गई हैं। मैथ्स पेडागोजी का भी सिलेबस फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसी वीक में। तो मैं यही कहूँगी, स्टार्टिंग फेज़ है ग्रेड 4 का, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि अभी स्टूडेंट्स के पास क्लासेस नहीं पहुँच पा रही हैं क्योंकि अभी स्टार्टिंग फेज़ है। सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ आई थिंक यही होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर मेरी क्लासेस अच्छी लगती हों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट्स और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। अब आ जाती है बारी आपकी, हमने देखो अभी बात करी थी ग्रैनुलोसाइट्स की, अब बारी आ जाती है आपकी अग्रेनुलोसाइट्स की। वो था 65 to 70% ऑफ टोटल WBC और ये है आपका 25 to 30% ऑफ टोटल WBC। अब बारी आ जाती है हमारे मोनोसाइट्स की, तो ये होगा अबाउट 5 to 6%। न्यूक्लियस क्या होगा, बीन या आप कह सकते हो किडनी शेप्ड का। फंक्शन क्या होगा, लार्जेस्ट WBC कन्वर्ट इनटू मैक्रोफेजेस, ईट अप डेड सेल्स एंड जम्प्स। ये क्या है, पावरफुल फैगोसाइट्स। चलो इसको भी जल्दी से देख लिया जाए। ये चीज़ याद रखना, ये क्या होगा, 5 to 6% होगा और बीन और किडनी शेप्ड का होगा। ये क्या है, सबसे बड़ी WBC होती है यानी वाइट ब्लड सेल होती है जो कन्वर्ट हो जाती है किस में, मैक्रोफेजेस में। मैक्रोफेजेस में बदल जाती है और क्या करती है, और क्या करती है, मरे हुए जो होंगे मतलब डेड सेल्स और जम्स जो होते हैं उसको खा जाती है ना। मरे हुए सेल एंड जम्स यानी आपके कीटाणु को खा जाती है। ये बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल फैगोसाइट्स हैं। क्लियर है? नोट कर लिया? नोट्स तो बनाते ही चलो साथ साथ, जल्दी से नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। बढ़ा जाए, चलो
अब आ जाते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स, ये होंगे अबाउट 25 to 30%। तो न्यूक्लियस ऐसा होगा, राउंड होगा, बड़ा होगा और ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ सेल, यानी लगभग पूरी कोशिका को ये घेर लेता है, पूरे सेल को घेर लेता है। कितना होगा याद रखना है, अबाउट 25 to 30%। और क्या करता है ये, इम्यूनिटी देता है, इसका फंक्शन क्या है, इम्यूनिटी देना। बी लिम्फोफाइट्स जो होंगे ये क्या करेंगे, मेक एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं आपके लिम्फोसाइट्स जो होंगे ये आपके, सॉरी लिम्फोसाइट्स है ना, सॉरी इसलिए क्योंकि अगेन स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, क्योंकि लिम्फोसाइट्स हैं और आप सोच रहे होंगे मैम बोल लिम्फोसाइट्स नहीं है और लिखा हुआ क्या है, लिम्फोफाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो हैं ये क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, और दो टी लिम्फोसाइट्स होंगे क्या करेंगे, वायरस जो हो गए आपके उसको क्या करेंगे, मारेंगे। जो कैंसर सेल्स हो गए, वायरस इन्फेक्टेड एंड कैंसर सेल्स जो होंगे उनको मारेंगे और रेगुलेट करेंगे इम्यूनिटी को। क्लियर है यहाँ तक, बताओ। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए, बताइए। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, क्लियर हो गया। आगे बढ़े, चलो। अब बारी आ जाती है आपकी प्लेटलेट्स की, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में कुछ भी लिखा हो सकता है। प्लेटलेट्स क्या होती हैं, छोटी होती है न्यूक्लियस फ्री सेल फ्रेगमेंट्स फॉर्म फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स इन द बोन मैरो। क्या है आपकी, अच्छा इसको बताने से पहले ना मैं एक बात और आपको सिंपली हम कह सकते हैं, जो आपके न्यूट्रोफिल्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स जो हो गए आप कह सकते हो क्या करते हैं, तुरंत बचाव करने वाले क्या है, कह सकते हो सैनिक है ये। पहली लाइन डिफेंस जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। ठीक है, देन लिम्फोसाइट्स क्या है, ये क्या है, लंबे समय की सुरक्षा कह सकते हो, एंटीबॉडी और मेमोरी। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो। अब बारी आ जाती है आपके प्लेटलेट्स की। तो ये स्मॉल होते हैं, न्यूक्लियस फ्री सेल फ्रेगमेंट्स हो गए, फॉर्म फ्रॉम मेगा कैरोसाइट्स इन द बोन मैरो। क्या है ये प्लेटलेट्स, कैसे हो गए, छोटे हो गए। और यहाँ पे लिख देती हूँ आपके प्लेटलेट्स, पेन कहाँ गया, प्लेटलेट्स छोटे और बिना न्यूक्लियस वाले सेल फ्रेगमेंट है ना, कोशिका के फ्रेगमेंट्स होते हैं, यानी कोशिका के टुकड़े होते हैं। फ्रेगमेंट्स, सेल फ्रेगमेंट्स हो गए कोशिका के टुकड़े, जो बोन मैरो के मेगा कैरोसाइट से बनते हैं। नोट कर लीजिए, प्लेटलेट्स छोटे होते हैं, बिना न्यूक्लियस वाले सेल फ्रेगमेंट्स के टुकड़े होते हैं, जो बोन मैरो के मेगा कैरियोसाइट्स के से बनते हैं। ठीक है, नॉर्मल संख्या क्या होगी, सामान्य संख्या काउंट जो होगा वो होगा 1.5 to 4.5% पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। लाइफ स्पैन होगी 7 to 10 days। क्लियर है यहाँ तक, बताओ। फिर हम आगे बढ़ें, फंक्शंस देखते हैं फिर इसके। प्लीज़ हर एक पॉइंट को नोट करिएगा, किसी को हल्के में मत लेना।
अब बारी आ जाती है इसकी फंक्शंस की, कार्य क्या है, काम क्या है। एट द साइट ऑफ इंजरी प्लेटलेट्स फॉर्म अ प्लेटलेट प्लग टू स्टॉप ब्लीडिंग। जख्म वाली साइड पे, चोट वाली साइड पे जो प्लेटलेट्स हैं ये फॉर्म करती हैं एक प्लेटलेट प्लग, ताकि जो ब्लीडिंग है वो रुक सके। चोट लगने पर ये क्या बनाती हैं, प्लेटलेट प्लग बनाती हैं, प्लेटलेट प्लग बनाती हैं। खून बहने से क्या करती हैं, ये रोकती हैं। ये रिलीज़ करती हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम, जिससे क्या होती है, ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये एक एंजाइम हो गया आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये याद रखिएगा। खून का थक्का जो होता है वो बनना शुरू हो जाता है। दे रिलीज ग्रोथ फैक्टर्स हेल्प इन वोंड हीलिंग। ये क्या करती है, रिलीज करती है ग्रोथ फैक्टर को, जिससे क्या होता है, घाव भरना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है या नहीं, बताओ बताओ बताओ। बढ़ा जाए आगे, नेक्स्ट देखें। ब्लड क्लॉटिंग कोगुलेशन। ब्लड क्लॉटिंग क्या है, एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है जो प्रिवेंट करता है क्या, दैट प्रिवेंट कंटिन्यूस ब्लड लॉस आफ्टर एन इंजरी। ब्लड क्लॉटिंग यानी थक्का जम जाता है, अगर वो नहीं होगा तो भाई ब्लड तो फिर बहता ही रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। होता है ना, हमें कोई सुई लग जाए, हल्का सा नाइफ लग जाए सब्जी कट करते टाइम, कई बार होता है ना, पापा को देखा होगा शेव करते हुए हल्का सा ब्लेड लग गया तो क्लॉट बन जाता है, खून रुक जाता है। अगर एक क्लॉट ना हो, ब्लड क्लॉटिंग ना हो, तो वो ब्लड कभी रुकेगा ही नहीं। तो ये क्या है, एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है लगातार ब्लड का जो लॉस होता है इंजरी में, उसे रोकने का काम करता है, जो ब्लड क्लॉटिंग होती है। खून का थक्का जो हो गया आपका, खून का थक्का जमना शरीर की और नेचुरल डिफेंस की जो बात हुई है, यानी प्राकृतिक, सेकेंड, प्राकृतिक रक्षा है, नेचुरल डिफेंस है, चोट लगने पर खून बहने से रोकता है। इसके ना स्टेप्स होते हैं, टोटल 3 स्टेप्स हैं, चलो उसे देख लेते हैं। तो 3 स्टेप्स देख लेते हैं हम अपने हेमोस्टेसिस के। क्या है हमारे हीमोस्टेसिस के 3 स्टेप। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ब्लड वेसल्स बिकम ब्लोन नैरो। क्या होता है, जो आपकी ब्लड वेसल्स हो गई आपकी रक्त वाहिका, जिसे हम बोलते हैं, ब्लड वेसल्स को हम हिंदी में बोलते हैं रक्त वाहिका, ये सिकुड़ जाती हैं, है ना। ब्लड वेसल्स बिकम्स नैरो। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, उसके बाद क्या होगा, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगा। प्लेटलेट्स स्टिक एंड फॉर्म अ टेम्परेरी प्लग। जो प्लेटलेट्स हैं वो चिपक जाती हैं और क्या फॉर्म करती हैं, टेम्परेरी प्लग। प्लेटलेट प्लग का निर्माण होगा। सबसे पहले आपका हो गया आपका वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, देन हो गया प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन, ठीक है ना। चिपक कर क्या करती हैं, ये स्थायी प्लेटलेट्स चिपक कर एक स्थायी, एक टेम्परेरी प्लग बनाती हैं। देन आ जाता है आपका कोगुलेशन। फिब्रिन थ्रेड्स फॉर्म एंड चेंज द प्लग इनटू स्ट्रॉन्ग परमानेंट क्लॉग। जो फिब्रिन थ्रेड जो होगा वो फॉर्म होगा और चेंज करेगा प्लग को एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट क्लॉट में। ये नोट कर लिया, ये रेस कर रही हूँ, है ना। जो आपका ये कोगुलेशन होगा, कोगुलेशन जो होगा फिब्रिन का जाल बनाता है। क्या होता है, इससे एक परमानेंट क्लॉट बन जाता है, यानी स्थायी थक्का बन जाता है। क्लियर हो गया सब, तीनों स्टेप क्लियर हो गए या नहीं हुए, बताओ। तीनों स्टेप क्लियर हो गए आपको, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, बढ़ा जाए आगे। चलो, थ्रोम्बस वर्सेस एम्बुलस क्या है ये। तो जो थ्रोम्बस है वो क्या है, चलो देखते हैं। A clot that forms inside a blood vessels and remain attached here। ये जो भाई क्लॉट है वो कहाँ बनता है, ब्लड वेसल्स के अंदर, इनसाइड बनता है ना। ये क्या बनेगा, हम कह सकते हैं जो थक्का,
यानी जो क्लॉट, ब्लड वेसल्स हो गई आपकी रक्त वाहिका के अंदर ही बनकर, रक्त वाहिका के अंदर ही बनकर वहीं चिपका रहता है, वहीं अटैच रहता है। क्लियर है? ये हो गया आपका थ्रोम्बस। फिर आ जाता है आपका एम्बुलस, अ पार्ट ऑफ अ क्लॉट दैट ब्रेक्स फ्री एंड ट्रेवल्स इन द ब्लड स्ट्रीम ब्लॉकिंग अनदर साइट। ये नोट करो, फिर देखते हैं। ये नोट कर लो पहले थ्रोम्बस, देन हम देखते हैं आपका एम्बुलस। या ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं आपका एम्बुलस, ताकि आप लोग नोट कर सकें। टाइम दूंगी मैं आपको। जो आपका एम्बुलस है, हम कह सकते हैं जब क्लॉट जो हो गया, यानी थक्के का टुकड़ा जो होगा, थक्के का टुकड़ा टूट कर ब्लड फ्लो में चलने लगता है, टूटकर रक्त के प्रवाह यानी ब्लड फ्लो में चलने लगता है। और कहीं और जाकर रुक जाता है, कहीं और जाकर रुक जाता है। ये हो गया आपका एम्बुलस। क्लियर है? नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया ना इतना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्दी बताइए, नोट किया या नहीं किया? चलिए एक बार बैक पेज भी ओपन कर देती हूँ, ये भी आप नोट कर लीजिए। थ्रोम्बस वर्सेस एम्बुलस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो गया नोट? इसके एग्जाम्पल्स हो गए, अगर लंग्स में पाया जाए तो होगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और अगर ब्रेन में पाया जाए तो हो जाएगा आपका स्ट्रोक। क्लियर है? ये कलर में मत जाना, ये ग्रीन कलर का ही होना था। अंडरलाइन कर दिया, रुक जाओ, पेन तो आया ही नहीं। ठीक है ना? तो लंग्स में होगा तो हो गया आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और अगर ब्रेन में हो गया तो हो गया आपका स्ट्रोक। क्लियर है या नहीं? फिर से बता रही हूँ, थ्रोम्बस और एम्बुलस दोनों इंपॉर्टेंट है। थ्रोम्बस क्या हुआ? जो थक्का रक्त वाहिका के अंदर ही बनकर वहीं चिपका रहता है, वो हो गया आपका थ्रोम्बस। और एम्बुलस क्या हो गया? जब थक्के का टुकड़ा टूट कर ब्लड फ्लो में चलने लगता है और कहीं और जाकर रुक जाता है। अगर ये लंग्स में पाया जाए तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा, और अगर ब्रेन में पाया जाए तो उसे स्ट्रोक कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? बताओ, बढ़ा जाए आगे। Mechanism of blood clotting, तो this is explained by the enzyme cascade theory. One enzyme activates the next, making a chain reaction. क्या होता है? चलो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसे एक्सप्लेन किया गया बाय द एंजाइम कैस्केड थ्योरी, क्योंकि एक एंजाइम जो होगा आपका, क्योंकि एक एंजाइम अगली एंजाइम को क्या करेगा? सक्रिय करेगा, यानी एक्टिव करेगा, एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट कहो, सक्रिय कहो, एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट आपको पता ही है, सक्रिय। और इससे क्या होती है? एक चैन रिएक्शन बनती है। यह एक श्रृंखला जैसी प्रक्रिया है, चैन जैसी रिएक्शन है।
क्लियर है यहाँ तक? याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं एंजाइम कैस्केड थ्योरी। एक एंजाइम दूसरा एंजाइम को सक्रिय करता है और बनती है एक चेन रिएक्शन। अब इसके भी कुछ स्टेप्स हैं, चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं, और अभी तक कोई दिक्कत आ रही हो तो बता दो। चलो सबसे पहला आ जाता है आपका व्हेन टिश्यूज इन इंजर्ड। जब जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, इंजर्ड होते हैं, यानी चोट लगने पर। चोट लगने पर क्या होता है, जो डैमेज टिश्यू होंगे वो रिलीज करेंगे आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये क्या है, एक टिश्यू फैक्टर है। प्लेटलेट्स ऑल्सो रिलीज देयर फॉस्फोलिपिड एंड कैल्शियम। जो प्लेटलेट्स हैं वो भी क्या करेंगी, वो भी रिलीज करेंगी फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम, यानी आपकी प्लेटलेट्स भी छोड़ती हैं फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम। एक साथ दे कन्वर्ट करते हैं प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, है ना। तो प्रोथ्रोम्बिन बदल जाता है थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजेन, जो एक सॉल्युबल प्रोटीन है, उसको बदलता है फिब्रिन थ्रेड्स में। फिब्रिन थ्रेड्स जो होते हैं उसके बाद एक नेट फॉर्म करते हैं जो ट्रैप करती है रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को और बनाती है एक स्ट्रॉन्ग क्लॉट। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? स्टेप्स सारे क्लियर हुए? बताइए जल्दी, नोट कर लीजिए, सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट है अपने आप में। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जितने भी हम पढ़ रहे हैं टॉपिक सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ हल्के में मत लो। बढ़ा जाए। अब भाई क्लॉटिंग फैक्टर्स की बात आ जाती है, तो भाई देयर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस्ड इन द लिवर नेम बाय रोमन नंबर्स। देखो रोमन नंबर से इन्हें नेम दिया गया है, और ये टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो कहाँ होते हैं, मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन द लिवर। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, कुल 13 फैक्टर्स नाम से होते हैं ये, है ना, नेम से होते हैं रोमन नंबर में, यानी आपके 1 to 13, ठीक है ना। लेकिन जो फैक्टर 6 है, लेकिन जो आपका फैक्टर 6 है नहीं होता है, पहले ऐड था, एग्जिस्ट करता था, अब नहीं है ना। इसलिए देखा जाए तो एक्टिव फैक्टर टोटल 12 हुए, ठीक है। लेकिन 13 क्लॉटिंग फैक्टर है, कुल 13 फैक्टर नेम होते हैं रोमन नंबर में 1 से 13 तक, लेकिन फैक्टर 6 जो है वो अब नहीं है, पहले होता था। बताती हूँ क्यों। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले आ गया आपका फिब्रिनोजेन, ये क्या फॉर्म करेगा, फिब्रिन। सेकंड फैक्टर जो हो गया प्रोथ्रोम्बिन, ये फॉर्म करेगा आपका थ्रोम्बिन। थर्ड हो गया आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो एक टिश्यू फैक्टर है, ये क्या करता है, इससे क्लॉटिंग स्टार्ट होती है, यानी थक्का जो होता है वो शुरू हो जाता है ना। फिर आ जाता है आपका थर्ड हो गया आपका, फोर्थ कैल्शियम हो गया, ये क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। फिफ्थ हो गया आपका प्रोसिलिन, ये हेल्प करेगा सारे स्टेप्स में आपका, है ना। प्रोसिलरिन जो होगा वो हेल्प करेगा सब स्टेप्स में। देन आ जाता है आपका प्रोकॉन्वर्टिन, ये हेल्प करेगा किसमें, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन में। क्लियर है या नहीं है बताओ। देन आ जाता है आपका 1 2 3 4 5 6, रुक जाओ, ये 7 वाला है। 4 5, ये 7th वाला है। एक सेकेंड, 7 है, 6 वाला नहीं होगा, है ना, 6 नहीं होगा। देन आ जाता है आपका 7th पे आपका प्रो कॉन्वर्टिंग, ये हेल्प करेगा प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन में, बदलने में प्रोथ्रोम्बिन को। देन आपका 8 पे आ जाता है एंटी हेमोफिलिक फैक्टर ए, ये क्या होगा, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे हो गया। इसका फंक्शन है, फिर से कह रही हूँ, फैक्टर है, ये फैक्टर नेम हो गए, और ये हो गया उनका कार्य, उनका फंक्शन क्या है। तो अब आ जाता है आपका कौन सा, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर ए हो गया, इसका कार्य एक्सट्रिंसिक पाथवे। देन आ जाता है आपका कौन सा, 9th पे, क्रिस्टमस फैक्टर डेफिशिएंसी हेमोफीलिया ए,
कमी होगी हीमोफीलिया की। देन आ जाता है आपका 10 पे स्टुअर्ट फैक्टर, इसमें कमी होगी किसकी, हेमोफीलिया बी। देन आ जाता है आपका 11th पे प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट कॉमन पाथवे। फिर आ जाता है आपका 12th नंबर पे हेसमैन फैक्टर, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, इंस्ट्रिंसिक पाथवे। देन आ जाता है आपका 13th फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जो स्टार्ट करेगा इंट्रिंसिक स्ट्रॉन्ग को, फाइब्रिन को यानी मजबूत करता है। हेगमैन फैक्टर, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर जो आपका 12th है, ध्यान रखिएगा, ये हो गया आपका इंट्रिंसिक पाथवे यानी थक्का शुरू करता है। क्लियर है यहाँ तक? तो बताओ। एक बार काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इसका ना एक यहाँ पे ये इस साइड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इस वाले में, तो ऐसा करते हैं, इसको अभी रहने दो, इसको एक काम करते हैं, कल एक बार फिर से समझते हैं। मैं दोबारा सेकंड टेबल बनाती हूँ, इसमें एक थोड़ा सा मिस हो गया है, तो इसको अभी साइड करते हैं और कल हम एक काम करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर पे फिर से बात करते हैं, आरएच फैक्टर की भी करेंगे और सर्कुलेशन की भी करेंगे। टेबल वैसे सही है, बट इसमें एक जगह जो फंक्शन है वो गड़बड़ हो गया है मुझसे बाय मिस्टेक। कैल्शियम होगा जो हेल्प करेगा सारे स्टेप्स में, तो यहाँ पे जो स्टार्ट क्लॉटिंग है ये यहाँ पे होगा, एक एक स्टेप जो है वो ऊपर नीचे हो गया है, तो आप लोग को करेक्ट करके मैं कल प्रॉपर वे में समझाऊंगी। तो कल की क्लास में समझते हैं, तो कल की क्लास स्किप मत करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लॉटिंग फैक्टर, आरएच फैक्टर, साथ ही साथ हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं, सर्कुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो कल की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास अटेंड करना नहीं भूलना। मिलती हूँ फिर आपसे कल शाम को 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फॉर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।